हेलो नमस्कार साथियों। आप सबका हमारे रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार स्वागत है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूँ TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो SST के 9-10 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपको प्रीवियस ईयर, उनका सभी का BPSC आंसर की के माध्यम से उन सब का आंसर की मैं आप लोगों के सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जो है ना TRE 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ये देख सकते हैं आपको कि ये TRE 1 का पेपर है हमारा सेट ए, जो कि सेट ए है, जिसमें कि आपको GS पेपर इसमें यहाँ से स्टार्ट है हमारा ये पेपर। तो इनका हम लोग BPSC आंसर की के माध्यम से इसका आंसर देखने वाले हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका आंसर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला GS पेपर है। GS पेपर का पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन इसमें मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं मैथ के सीधा आंसर आप लोगों को बात करता हूँ, है ना। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य इसमें जो है आपको GS के पेपर का डिस्कशन है, और मैथ का अगले वीडियो में मैं होगा तो मैं डिटेल डिस्कशन इसका कर दूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कि इसमें आपको दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। तो अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल इजी लेवल के मैथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर BPSC आंसर की के माध्यम से जो दिया गया था वो है आपको बी नंबर आंसर, यानी 3:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन से पहुँचने से 7 मिनट पहले ही छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसमें मैं आंसर बताना चाहूँगा, ये 2 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। BPSC आंसर की के माध्यम से आपका आंसर 6 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर में आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय आपको 5,050 है, और क्यू और आर की औसत मासिक आय 6,250 है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5,200 है। तो पी की मासिक आय बताएं। मतलब बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और मैथ आप अगर नॉर्मल आपका मैथ है तो मैथ आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000, मतलब आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, कि यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। तदनुसार क्यू पी का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 4 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर है, इसमें आपको 75%, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन, जैसे कि GS पेपर आप सभी जानते हैं 8 क्वेश्चन मैथ का देता है, ठीक है ना। ये और मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा कि ये 9, 10 के जो है SST पेपर का मैं डिस्कशन आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, SST। और इसमें जो है आपका अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपका कॉम्बिनेशन है, तो मैं उनका इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आगे मैं होगा तो आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को 9, 10 हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप सभी अपना इस क्वेश्चन का आंसर्स आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं। बहुत ही छोटा ये वीडियो रहने वाला है, मैं शॉर्ट में बस इसका आंसर्स का डिस्कशन इसमें कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो उसे पहले से 15 रुपये कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी की अंकित बिक्री मूल्य क्या है? तो 6 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1500, मतलब 1500 रुपये का आंसर होगा, ठीक है। आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 3 संख्याएँ 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? तो 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 39, ये 39 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2n-1 है इज इक्वल टू 1/8n-3 है तो n का मान आपको बताना है। तो 8 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस प्रकार आपका जो है टोटल मतलब ये 2 यानी बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने मैथ का इसमें जो है आपको आंसर की के माध्यम से डिस्कशन किया है, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन मैं अगली वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। तो आइए अब हम लोग GS पेपर की जो है मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें कुछ आपको जो है ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर्स इसमें देता है। तो करंट अफेयर्स TRE 1 का जो है वो अभी तो TRE 4 वगैरह में तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा उनका, लेकिन आप देख सकते हैं कि करंट किस माध्यम से किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है करंट का। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखिए कि क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है?
तो ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल या फिर फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यानी 10 का जो आपका आंसर होगा उसमें ऑप्शन पहला ए दिया है 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, या फिर सी में 10⁻10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान इनका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं एथिलीन गैस का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है फलों को पकाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी की ऑक्टेन संख्या शून्य है। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो इसमें जो है ऑक्टेन संख्या शून्य जो है वो आपको किसकी होगी? तो एन की ऑक्टेन संख्या क्या होगी? शून्य होगी। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मैं हिंदी में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन लेके आया हूँ। तो आप सभी जानते हैं लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एरिल, थैलमस, बीजकोट और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि एरिल भाग जो है ना लीची का खाया जाता है, ऊपर वाला भाग जो होता है एरिल उसे खाया जाता है, बीज तो नहीं खाते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो ये सभी जो है ना विसरण कहलाती है। क्या कहलाते हैं? विसरण। 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी किसी भी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको जो है ना उपयुक्त में से इसका आंसर जो है बीपीएससी ने जो दिया है, बीपीएससी के आंसर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा जीनोम पर चलना या गुणसूत्र पर चलना या जीन मानचित्रण या उपयुक्त में स्थिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको वैसे तो इसका आंसर सी दिया हुआ था बीपीएससी का पहले आंसर के माध्यम से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसमें आंसर किरण के बुक में आपको जो है ना उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर दिया हुआ है ना। तो इसका जो है शायद रिवाइड आंसर की में उपयुक्त में से एक से अधिक ही होगा। जीनों पर चलना और गुणसूत्र पर चलना और जीन मानचित्रण, ये तीनों ये मोर देन 1 इसका आंसर सही हो जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृक कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृक कोशिका होती है, कैसी होती है? यह द्विगुणित मातृक कोशिका होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010 में, 11 में या 12 में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा 2010 में। आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेट्रो सबसे पहले कोच्चि ने शुरुआत की। कब शुरुआत की? कोच्चि ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि भारत का G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? भारत G20 की अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना बिहार या श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, रामनगर उत्तराखंड या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में इसकी बैठक हुई थी। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें जो है रजत पदक जीतने वाली, वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसमें किसी ने पुराना आंसर की निर्जला दिया था, जबकि इसका लीजा तोमर इसका आंसर है। क्या है? लीजा तोमर। 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में इसने जीता था उस टाइम का। ये क्वेश्चन आपको ये करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास टर्म ऑफ सैंड के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को किसने जीता था? तो उपन्यास टर्म ऑफ सैंड के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सब क्वेश्चन आपको उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें आपको गीतांजलि और डेजी रॉकवेल है। ये सब क्वेश्चन को हम लोग फास्ट में देखते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे आपके। आइए अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला? आप सभी जानते हैं मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, इन सभी को इसमें से आपको जीआई टैग मुख्य रूप से तो मगही पान को मिला था जी। इसमें से मुख्य रूप से आपको मगही पान को जो है जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? मगही पान को। 24 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मगही पान को मुख्य रूप से मिला था जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि इसमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें मांड क्या होता है, कायल क्या होता है? कायल को हम लोग बोल सकते हैं तटीय मैदान। कायल को क्या बोल सकते हैं? तटीय मैदान हो जाएगा। और आपको कंकड़ जो होता है ये बंगाल में आएगा। मांड जो होता है ये 4 जो है आपको इसमें आएगा, और मांड आपको पंजाब का भाग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये आंसर हो जाएगा 1 का 2, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है
ये ऑप्शन नंबर आपको 2 3 4 21 में दिया है, तो ये दिया है आपको बी नंबर में, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी, निम्नलिखित में कौन सी नदी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र में उत्तर दिशा से नहीं मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें आपको आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको, सहायक नदी उत्तर दिशा से नहीं मिलती, तो मानस उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लिखा पानी हिमनद आप सब लोगों को बताना चाहिए कि वो अरुणाचल प्रदेश में, किसमें है? लिखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार सिक्किम में आपको जलेपला और नाथुला दर्रा है। ठीक, इसी प्रकार आपको बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस दर्रा सिपकिला दर्रा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जबकि बात करें तो आपको ये पालघाट दर्रा आपको यहाँ पे केरल में, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। सैंडपोर्ट दर्रा भी केरल तमिलनाडु के बीच में आता है। इसके अलावा आपको थालघाट, भोरघाट ये महाराष्ट्र में है ना। इसके बाद बुरहानपुर दर्रा है जो कि आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मतलब अलग करता है, यानी उत्तर भारत दक्षिण भारत से एंटर करने वाली बुरहानपुर दर्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में? तो मगध एवं अंग का मैदान की बात करें तो 28 नंबर का आपका आंसर होगा, वो मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि जलप्रपात नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इन सभी जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 29 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो धुआंधार जलप्रपात, ये जो है ना, धुआंधार भी और गावेरी, ये दोनों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मतलब कि आपको ना तो कपिल धारा है और ना ही धुआंधार, ये सभी जो है आपको सही है, आपको कहीं कहीं मोर देन एबव हो जाएगा, जो कि आपको कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको उत्तर से दक्षिण बंदरगाहों के क्रम को सजाना है। उत्तर से दक्षिण बंदरगाहों के क्रम को सजाना है। तो 30 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 1 2 3, ये आपका जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा। मतलब 4 नंबर आपका पहला हो जाएगा, ये 1 नंबर में, सॉरी ये 1 नंबर हो जाएगा। 4 आपको ये 1 2 4 1 2 3, तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। मतलब ये बी नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, इसमें बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल के बीच में आपको यह चीज़ जो है समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बिहार की बात करें तो उपाद्र संक्रमणकालीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है हमारा भारत, हमारा बिहार। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से हम लोगों का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सिद्धांत को अभिगृहित किया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव को पहली बार स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक जो उद्देश्य था, इसमें सिख धर्म को परिष्कृत करना, इसमें दिया हुआ 34 नंबर का आंसर आपका, सिख धर्म को परिष्कृत करना था कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वो वीडी सावरकर थे, विनोद दामोदर सावरकर शायद। इसके बाद है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो ऑप्शन है बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी या पंजाब प्रोविंस, इनमें से एक। तो मद्रास, बिहार और बंगाल में आपको यह पहली बार घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था 1946 की अंतिम सरकार में। नेक्स्ट बात करें तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया? तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए आप सभी जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने इसे आग्रह किया था आने के लिए, और यहाँ की दयनीय स्थिति को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और राजकुमार शुक्ल के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो राजकुमार शुक्ल की बात करें तो आपको लूसेंट वगैरह या किसी किताब में आप देखेंगे तो आपको इसका गांव का नाम दिया है मुरली भरावा गांव का। ये जो है ना राजकुमार शुक्ल जी थे, जो खास करके ये गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे चंपारण के बारे में बताने हेतु। आइए 39 नंबर में क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाता है? तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 39 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है आपको ए नंबर, यानी 22 दिसंबर 1939 का वो दिन था जिस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। कारण था कि सभी जो है जितने भी कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो सभी ने इस्तीफा दे दिया था
खास करके अपनी सरकार बनाने से मना कर दिया था। इस वजह से मुस्लिम लीग खुश हो गए थे और वो 22 जनवरी 1939 को अपना मुक्ति दिवस मनाया था कि उसे चंगुल से आज़ाद होना पड़ा। ठीक है, इस टाइप से। तो नेशनल कॉलेज और विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? बात करें तो इसमें आपको आ जाएगा 40 नंबर का, महात्मा गांधी जी ने इनका शिलान्यास किया था, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का। इस प्रकार जीएस के 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब